नमस्कार साथियों, आज हम अपने जो पुराने पढ़े हुए टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी होती जा रही है, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए उस वीडियो की लेंथ को छोटा भी करते चलेंगे और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हमने पहली बार पढ़ी हो। और आज जो छोटा सा टॉपिक हम लेकर आए हैं टीच या दांतों का, वो यदि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 5वीं क्लास की किताब पढ़ेंगे तब वहां भी ये टॉपिक है। और एनसीईआरटी अगर आप 5वीं 6वीं क्लास की किताब पढ़ते हैं तो जो डाटाज मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं वो सारे के सारे डाटाज आपको बोर्ड पर दिखाई देंगे। और यदि आपके पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं है तो या तो हो सकता है पुरानी या नई का आपके लिए कुछ हो सकता है फेरबदल हो, बाकी सारे के सारे डाटाज के जो लिखे हुए बोर्ड पर हैं उन 2 सूत्रों से आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो। और साइंस के जो स्टूडेंट है, पटवार के जो स्टूडेंट हैं, पुलिस के जो स्टूडेंट है या फिर जो एसएससी जीडी की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है ही हैं। साथ साथ जो स्टूडेंट एसएसटी के हैं और सीटेट क्वालिफाई हैं और जो केवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इन साइंस के वीडियोस को देखें, क्योंकि जो केवी टीसीटी का एग्जाम है उसमें जो रिटन एग्जाम है उसमें जो टॉपिक्स आएंगे उसमें जीके का जो पोर्शन है 40 नंबर का, उसमें एक अच्छा खासा वेटेज लेकर साइंस भी आती है। अगर 5 से 7 या 8 प्रश्न या 10 प्रश्नों की रेंज तक हमारे साइंस की वजह से ठीक हो जाते हैं तो वो बड़ी अच्छी और सुखद बात होगी, क्योंकि वो हमें इंटरव्यू में अगर 10 नंबर हमारे ज्यादा हो तो आप समझ सकते हैं कि उन गलियों से हम भी गुजरे हैं। अगर 10 नंबर ज्यादा हो, 5 नंबर 2 नंबर अगर ज्यादा हो तो कैसा फील होता है और हम वापस किस स्टेज पर या कहां आकर अटक जाते हैं, किन चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो आप एसएसटी वालों से भी अनुरोध है मेरा, जिनके आर्ट्स रहा है वो भी इन टॉपिक्स को देखें। यदि आप आरएस प्री और मेंस का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो वहां भी आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे, इसीलिए हम वो कॉमन टॉपिक लेकर चल रहे हैं। और कोशिश फ्रेंड्स यही कर रहा हूं कि या तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हो या फिर एनसीईआरटी की बुक्स हो, उन बुक्स में से मुझे जहां से जो मैटर मिल पा रहा है वो सारा का सारा आपके सामने लेकर आने की पूरी कोशिश है। हो सकता है उससे मैं भी पढ़ पाऊं और साथ साथ आप भी पढ़ पाए, ठीक है। अपना टाइम बचे इसलिए मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। जो कुछ फॉर्मूलाज ये इसलिए लिखे गए हैं कि एग्जाम में पूछे गए हैं, किसके? दंत सूत्रों के। जो दंत सूत्र है हमारे उनसे रिलेटेड है ये। अब देखिए, इनको समझने के लिए मैं आपको बता दूंगा साथ में। पहली बात करते हैं छोटे बच्चे की। जब एक छोटा बालक रहता है तो उसमें कितने दांत होते हैं हमें याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि दांत कितने होते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मेशन याद है, तो मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि यदि हम 100 प्रश्न सोल्व कर लें तब भी हम एक कंसेप्ट नहीं बना सकते। लेकिन यदि आपको एक कंसेप्ट याद है तो आप 100 प्रश्नों को क्या 1000 प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। तो पहला ही कंसेप्ट ये है कि जो छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, उसका जो दंत सूत्र है, या तो देखिए सीधा परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि एक बालक का दंत सूत्र क्या है, या फिर हमें बालक के बारे में पूछे कि इसमें दांत कितने होते हैं, या फिर कौन से दांत कितने कितने होते हैं। तो देखिए 4-4 लिखे आप देखेंगे तो यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। आप जिस भी फॉर्मूले में जाएंगे तो वहां मैंने 4 अंक लिखे हैं। उनके लिए मैं सीधा सा यहां लिख देता हूं स्टार लगाकर कि जो पहला है वो तो किसको शो करता है? इंसाइजर को। फिर केनाइन, तीसरा किसको शो करता है? प्रीमोलर को। और चौथा किसको शो करता है? मोलर को। अब देखिए, आप में से ही कुछ साथी ऐसे होंगे कि अंग्रेजी नाम लिखने की क्या जरूरत थी। देखिए दिक्कत यही आ गई है कि इंसाइजर को आजकल इंसाइजर लिखा मिलेगा, केनाइन केनाइन लिखे हुए मिलेगी, प्रीमोलर मोलर। ये नाम याद भी हमें जल्दी होंगे। ये आपकी सुविधा के लिए, आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं इनकी हिंदी नाम भी लिख देता हूं। इंसाइजर को कहते हैं कृंतक, इनको कहते हैं रदनक, अग्रच्वरणक, और इनको क्या कहा जाता है? च्वरणक। ये 4 दांत हैं और यही दंत सूत्र है। दंत सूत्र का मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो ऊपर का जबड़ा है और जो हमारा नीचे का जबड़ा, उन दोनों जबड़ों में जो दांतों का अभिविन्यास है कि कौन से दांत कहां सेट होंगे और किस संख्या में होंगे, वो होंगे। तो ये पहला वाला क्या दिखा रहा है? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ऊपर के जबड़े में। नीचे के जबड़े में इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जब हमें इनकी टोटल काउंटिंग करनी है तो कुछ भी नहीं करना हमें। आप इनको जोड़िए, 2 0 2
3 और 2 5, 5 को 2 से गुणा कीजिए, कितने हुए 10, मतलब ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत है 10, और ऐसा ही नीचे वाले जबड़े में 10। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई पूछे कि बालक में कितने दांत होते हैं तो 20 दांत, सिंपल। वैसे ही एक 17 साल के बालक में, बालक और बालिका दोनों, लड़का और लड़की दोनों बालक, अच्छा इसमें कितने होंगे तो 4, 5 और 2 7, कितने हो गए ऊपर वाले जबड़े में 14, नीचे वाले जबड़े में भी 14, और टोटल अगर हमें पूछे तो कितने हैं 28। क्लियर है? अब जब हम एडल्ट की, वयस्क की बात करें तो ये हमें याद रह जाता है कितने हैं 32 दांत होते हैं। फिर भी इसका जो दंत सूत्र है वो पूछने की संभावनाएं पहले इन दोनों की ज्यादा रहती है। कितने हुए 5, 2, 7 और 1 8, ऊपर वाले जबड़े में कितने हुए 16 और नीचे वाले जबड़े में 16। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे। हॉर्स और पिग, घोड़े में और सुअर में कितने होते हैं टोटल 44 दांत, जो सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक दांतों की बात करें किन में, मैमल्स में, स्तनधारियों में। यदि मैं बात करूं जितने भी मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, स्तनधारी हैं। देखिए स्तनधारियों की पहचान के लिए मैं सिंपल से आपको एक बात बता देता हूं कि जिनके भी कान बाहर हो ना, ब्लू व्हेल को तो आप साइड में कर दो, एक ब्लू व्हेल को साइड में कर लो, और जिनके भी कान शरीर से बाहर आपको दिखाई दे वो सारे के सारे क्या हैं, स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं। खत्म कहानी। ये जो जो हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि भाई हाँ ये स्तनधारी है या नहीं है, उसकी इमेज आपके दिमाग में आती है, आप देखो उसके कान और पता चल जाएगा ये स्तनधारी। गाय को देख लो, स्तनधारी है कि नहीं है, कान बाहर है, भेड़ बकरी जो भी आपको नजर आ रहा हो। अब पक्षी के बारे में कि सर स्तनधारी है कि नहीं, कान देख लो बाहर है कि नहीं है, नहीं है तो स्तनधारी तो नहीं है, बाकी किसी में भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रैबिट, खरगोश, खरगोश का दंत सूत्र। अब देखिए दंत सूत्रों से एक तो हमें फायदा क्या होगा कि हमें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि किस में कितने दांत होते हैं, किस में कितने दांत होते हैं। दूसरा, आजकल के नए पैटर्न के जो प्रश्न बन रहे हैं ना, उसमें क्या करेगा वो ये डाल के देगा कि खरगोश में निम्न में से कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। हो गई हमारी राधे राधे। जब हमें फॉर्मूला याद हो तो हमें क्या करना है कि 20 23 हमें पता, ऊपर वाले जबड़े का, नीचे वाले जबड़े का, दोनों का। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हमें ये पता चल गया जीरो का मतलब इसमें क्या नहीं होते, कैनाइन नहीं होते। आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी का मतलब केवल साग सब्जियां खाने वाले, मतलब ये जो घास फूस पर निर्भर हो, जो मांस का सेवन नहीं करते, केवल पेड़ पत्ते जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर उनका पूरा लाइफ साइकिल वो डिपेंडेंट रहता है। तो शाकाहारी जीव हैं उनमें कृंतक दांत नहीं होते, सॉरी रत्नक दांत नहीं होते, कैनाइन नहीं होते, है ना, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, हमारे घर की जो बिल्ली है, कैट है, उसमें कितने दांत होते हैं 3 3 6 और 2 8। ऊपर वाले जबड़े में 16, नीचे वाले जबड़े में 16, हमारे जितने दांत हो गए कितने 32। चूहा और एलिफेंट, उन दोनों का दंत सूत्र देखिए सेम है। यदि जिनके मान लीजिए कि साइंस नहीं है, कई बार हम परीक्षा देने जाए और वहां रीजनिंग हो, हमें ये भी कहते वो कि निम्न में से कौन से ऐसे दो स्तनधारी जीव हैं जिनके दंत सूत्र समान होते हैं या जिनके दांतों की संख्या समान है। क्योंकि आजकल जीके के प्रश्न वो रीजनिंग में आने लगे हैं, तो कुछ नहीं बचा है। ज्योग्राफी रीजनिंग में आ रही है, साइंस भी थोड़े दिनों में आने क्या लग जाएगी, अभी भी आ ही रही है। अच्छा, इसमें भी हमारे लिए प्रश्न क्या बनता है कि जो कैनाइन और प्रीमोलर हैं वो दोनों ही दांत किस में नहीं होते, चूहे में भी नहीं होते और एलिफेंट में भी नहीं होते। देखिए एलिफेंट से संबंधित एक प्रश्न और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि जो हम बोलते हैं हाथी के दांत, खाने की ओर दिखाने की ओर, है ना, जो हाथी दांत है जो आपने देखे हैं बाहर निकले हुए बड़े बड़े से, वो अगर आपसे पूछ ले तो कितने हुए, इंसाइजर कितने हैं 2। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले जो इंसाइजर हैं, ऊपर वाला जो इंसाइजर दांत है, इंसाइजर है, उनको क्या कहा जाता है, हाथी के दांत कहा जाता है। जो कि आपने हाथी दांत के चूड़े वगैरह इनके नाम सुने होंगे, उन्हीं से रिलेटेड है। जो हमारा डॉग है उसमें कितने दांत हैं 4 3 7 8 और 10। ऊपर वाले में कितने हो गए 20, नीचे वाले जबड़े में भी कितने 20। ओवरऑल हमें पूछे तो कितने हैं 40 दांत हैं।
स्तनधारियों में सर्वाधिक किसमें होते हैं? घोड़े में और सुअर में। आपको एलिफेंट के बारे में बात याद रखनी है। ऊपर वाले इंसाइजर दांतों को क्या कहा जाता है? एलिफेंट टस्क, हाथी दांत कहा जाता है। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूं कि जो कुतरने वाले जीव हैं, गिलहरी हुआ, चूहा हुआ, इन सब में क्या होता है कि जो ऊपर वाले जो इंसाइजर है ना, दोनों में सेम बातें हैं। एलिफेंट में और चूहे में दंत सूत्र सेम है। इसके हाथी के जो ऊपर वाले इंसाइजर है उनको क्या कहा जाता है? हाथी दांत कहा जाता है। चूहा, गिलहरी वगैरह उनमें क्या ऊपर वाले जो इंसाइजर हैं वो बढ़ते हैं। चूहा बेचारा अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं कुतरता हमारी किताबों को। एक तो उसे ये रहता कि तू तो पढ़ नहीं रहा, तो क्यों ना मैं तेरी किताबें कुतर दूं, तो किसी और के पास चली जाए या ये जगह तो खाली हो, तो इस बहाने वो हमारी किताबों को कुतर देता है। और दूसरा क्या करता है कि उसके वो जो ऊपर वाले जो दांत हैं वो बढ़ते हैं, और जब वो दांत बढ़ते हैं, यदि वो किसी चीज को नहीं कुतरे, अगर वो कुतरेगा नहीं तो क्या होगा कि वो बढ़ते बढ़ते दोनों जबड़ों को ऊपर वाले हिस्से को छेद देंगे, आर पार निकल जाएंगे, और जब आर पार निकल जाएंगे तो सूर्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वो बेचारे कुतरते हैं। यदि हम पढ़ते रहेंगे तो हमारी किताबों को भी नहीं कुतरेंगे वो। अब ये तो थी सिंपली इनकी बातें। आप वीडियो को बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाए। अब हम हमारे दांतों की स्पेशली बात करते हैं, है ना। दंत सूत्र हम लिख चुके हैं, कुछ स्पेशलिटीज हैं हमारे दांतों में, बहुत बड़ी बड़ी। उन बड़ी बड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को हम साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, पहली बात क्या, इसके पीछे पड़े हम कि दांतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आए दांत। तो मैंने आपको जब से हम क्लासें लेने लगे हैं और जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी उत्पत्ति से संबंधित या भ्रूणीय जो स्तर है उनसे संबंधित हम बात करते ही हैं। तो जो दांतों की उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म, इन दोनों परतों से होती है। इसीलिए इनको एक नाम और दे दिया जाता है, दोनों नामों का संयुक्त अक्षर एक्टोमेसोडर्मल। ये नाम दे दिया जाता है कि दांत कैसे होते हैं? एक्टोमेसोडर्मल होते हैं। अच्छा, सिंपल सी ये बात हो गई। अब एक प्रश्न आता है कि जो हमारे दांत हैं वो कैसे होते हैं? कि जो मनुष्य के जो दांत हैं, एक बार द्विबार दंती, एक बार जड़ते हैं फिर वापस आ जाते हैं ना, द्विबार दंती। एक और शब्द है गर्त दंती, और एक क्या है? विषम दंती। ठीक है, ये तीन शब्द हैं। एक शब्द है हिंदी में द्विज। द्विज का मतलब क्या है? दो बार जन्म लेने वाला। वैसे ही शब्द है क्या? द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है कि दो बार, एक बार टूटते हैं फिर वापस आते हैं, तो इनको कहा जाता है बाइफायोडेंट। क्या? बाइफायोडेंट। या कई बार आपको यह शब्द देखने को मिल सकता है डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट मतलब वही है कि दो बार जिनकी उत्पत्ति हो वो दांत क्या कहलाते हैं? बाइफायोडेंट या डाइफायोडेंट। यदि किसी जीव में दांत, कोई भी दांत मान लो, वो एक बार ही आते हो, तो उन दांतों को क्या कहा जाता है? मोनोफायोडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं गर्त दंती की। जब हम हमारे दांत या हमारे बुजुर्गों के दांत झड़े हुए देखते हैं या किसी के दांत टूटे हुए देखते हैं, उखड़ा हुआ दांत देखते हैं, तो उस दांत की आप जड़ें देखते हो, केप देखते हो, मतलब गर्त का मतलब गड्ढे में धसे हुए हो, तो हमारे दांत का जो हिस्सा, जितना हिस्सा आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा, प्रतिशत हिस्सा क्या है? गड्ढे में, हमारे मसूड़ों में अंदर जबड़े में धसा हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गर्त दंती, या बोला जाता है इसको थिकोडेंट। ओके, अब बात आ गई विषम दंती की। विषम दंती का मतलब हमने चार प्रकार के दांत पढ़े, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इन चारों ही प्रकार के दांतों में जो व्यवस्था है और इनका जो आकार, आकृति और इनकी शेप है, इनके काम करने का जो शेड्यूल है, इनके जो काम करने, हमारे लिए जो उपयोगिता है, वो सारी की सारी क्या है?
डिफरेंट है सबकी, तो कैसे हैं? विषम दंती, इनको कहा जाता है हेटेरोडेंट। देखिए जो मैंने शब्द लिखे हैं ये तीनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक प्रश्न है आपके लिए कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, क्या अस्थायी जो दांत हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हम क्या कर देते हैं कि हमारे अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। अच्छा, यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो हम बड़े सटीक सा जवाब दे देते हैं, कितनी है? 12। एक बार एक छोटा सा प्रश्न आया था यही इसी बात से, क्योंकि हम ये लाइनें पढ़ चुके होते हैं और जब वो प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम वही होच-पोच हो जाते हैं। तो उस होच-पोच होने से बचने के लिए आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि हमसे ये पूछ ले कि हमारे मनुष्य में कितने दांत ऐसे हैं जो एक बार ही आते हैं, कितने हैं? 12 दांत ऐसे हैं जो एक बार ही आते हैं, और कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं? 20 दांत ऐसे हैं जो कितनी बार आते हैं? टूटकर 2 बार आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जो बालक जब 6 माह का होता है तब उसके दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, किस अवस्था में? सामान्य और स्वस्थ अवस्था में। जब बालक स्वस्थ है, सामान्य है, उस अवस्था में क्या होगा? 6 माह का बालक होगा तो उसके दांत आना प्रारंभ हो जाएंगे। पहला ये बात, और दूसरी पूछी जाने वाली बात है कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, आप ध्यान से देखिएगा या घर वालों से पूछिएगा कि आपके कौन से दांत पहले आ गए थे, मोलर आ गए थे, प्रीमोलर आए थे, कैनाइन आए थे या इंसाइजर आए थे। ध्यान रखिएगा, पहले 6 माह की अवस्था में, लगभग 6 माह की आयु में पहले जो इंसाइजर दांत हैं वो आते हैं। सबसे पहले दांत, अगर आप ये तो श्योर है कि सबसे पहले दांत आएंगे तो कौन से आएंगे? इंसाइजर। ऊपर वाले हो सकते हैं, नीचे वाले हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। और लगभग 24 माह की आयु तक जो दांत हैं वो आ जाते हैं। अब ये तो बात हो गई आने की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सीधी सी बात कि क्या है कि जब बालक 6 साल का होगा, या 6 माह है या 6 साल है, तब क्या होगा कि जो अस्थायी दांत है उनका रिप्लेसमेंट होना प्रारंभ हो जाता है, वो रिप्लेस होने लग जाते हैं। किससे? स्थायी दांतों से। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाएगा तो उसके दांत टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, एक एक करके दांत टूटेंगे, और जो दूसरे आने दांत, दूध के दांत जिसे हम बुलाते हैं मिल्क टीथ, वो टूटेंगे, और जो स्थायी परमानेंट दांत हैं वो आना प्रारंभ हो जाएंगे। किस अवस्था में? 6 वर्ष की आयु में। अब 6 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक पढ़ते पढ़ते हमने ये भी पढ़ लिया था कि 28 दांत आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ आप और मेरे जैसे लोग ऐसे होते हैं जिनके 28 दांत ही हैं। इनके पीछे भी रीजन ये है कि हमारे जो कैनाइन्स हैं, जो हमने कैनाइन पढ़े थे ना, दूसरे वाले रदनक दांत, उनका काम क्या था कि चीरना और फाड़ना। राक्षसों के आपने मूवीज या फिर जो पुराने फिल्में या जो टीवी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, उनमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दांत बाहर निकले रहते थे, वो कैनाइन ही थे। अब हुआ क्या कि पहले मनुष्य था, वो भी मांसाहारी प्राणी था। आजकल उसको मांस खाने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, शाकाहारी है, सब कुछ खा लेता है, चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं रहती। मांस भी खाए तब भी उसे चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं रहती, वो पकाकर खा लेता है। तो इन परिस्थितियों में उन्हें कैनाइन की इतनी जरूरत नहीं रही, और कैनाइन की जब जरूरत नहीं रही तो जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो चीजें लुप्त हो जाती। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे जीवन में भी काम आने वाली बात है कि यदि आप जिस चीज का यूज नहीं करोगे वो चीजें लुप्त हो जाएंगी। लाइक हमारा ब्रेन, यदि आप यूज नहीं करोगे तो वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं दांतों के बारे में ही। द्विबार दंती, गर्द दंती और विषम दंती प्रकार के हमारे दांत हैं। अच्छा, जब हम इनकी शेप की बात करते हैं तो इनको बांटा गया है 3 शेप में, 3 भाग में। यदि हम दांत की संरचना की बात करें तो दांत की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग है क्राउन, दूसरा जिसे हम बुला सकते हैं शीर्ष, दूसरा भाग जो है वो क्या है? नेक, गर्दन। तो दांतों की भी गर्दन होती है ना, और ये क्या है?
रूट या फिर जिसे बुलाते हैं जड़ें। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। अब देखिए स्पेशली जो प्रश्न बनता है वो कहां से आता है, इस क्राउन वाले भाग से, शीर्ष भाग से। क्या आता है कि शीर्ष भाग में जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर एक पदार्थ जमा रहता है जिसे बोलते हैं इनेमल। सबसे सामान्य प्रश्न है और परीक्षाओं में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला एकमात्र प्रश्न है ना, सीधा पूछा जाता है, सीधा सबके सब जवाब दे देते हैं। हमारे दांतों की जो ऊपर की लेयर है वो किससे निर्मित होती है, इनेमल से। अब ये जो इनेमल है इसके लिए क्या पूछा जाता है, ये शरीर का क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। शरीर का कठोरतम भाग क्या है, दांतों के ऊपर का इनेमल है। जब इनेमल, हम दांत की संरचना की बात करें, हम कोशिश करेंगे कि आप यहाँ देख पाए दांत का जो सामान्य सा डायग्राम है वो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। ऐसे हमारी टेक्निकल टीम से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि वो दिखाएं। और उसमें जो ऊपर की जो आप लेयर देखेंगे दांत की संरचना में, हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्रामों से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, फिर भी बन जाता है तो अच्छी बात है। ऊपर की आप लेयर देखेंगे, ये बुजुर्ग आदमी का दांत है जिसकी जड़ें थोड़ी कमजोर हैं। ये जो लेयर है वो क्या है, आपका इनेमल है। कई बार क्या होता है, इनेमल जब थोड़ी घिस जाती है, टूट जाती है, चोट लगने की वजह से वहां से जगह बन जाती है, तो हम जब ठंडा पानी पी रहे हो या चाय पी रहे हो या फिर हवा लगे तेज, तब भी हमें झंझनाहट से महसूस होती है ना। उसके पीछे भी 2-3 वजह है। एक तो झंझनाहट होने की सेंसिटिविटी हो हमारे दांतों में, या फिर ऊपर का जो कवर है इनेमल है वो हट गया हो। उसके बाद इस इनेमल के नीचे होती है डेंटिन, ठीक है, और इसी में डेंटिन के नीचे होती है पल्प कैविटी, है ना, पल्प कैविटी, पल्प गुहा। और इसमें इस पल्प कैविटी के नीचे क्या रहती है, जो दांतों में रक्त प्रवाह करने वाली जो शिराएं हैं उनका जाल रहता है कि दांतों में भी ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। अब देखिए जो इनेमल है उसका जो निर्माण है वो किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, इन दोनों चीजों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब देखिए एक बात और आती है कि एक सब्सटेंस है फ्लोरीन। यदि जल में फ्लोरीन की मात्रा संतुलित नहीं है, उनके बीच में सही संतुलन नहीं है, तो क्या होता है कि इनेमल धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, क्षरण होने लग जाता है इनेमल का। अच्छा, इसके साथ साथ जो कुतरने वाले जीव है ना, हमने बात करी थी कुतरने वाले, उनको बोला जाता है रोडेंट जीव, है ना, रोडेंट जीव जो कुतरते हैं। हम बात कर रहे थे फ्लोरीन की। यदि फ्लोरीन का जो बेसिस है वो क्या हो जाए, इनबैलेंस हो जाए पानी में या खाद्य पदार्थों में, तो क्या होता है कि इनेमल का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, अब जो दूसरा भाग है वो क्या है, नेक या गर्दन। ये क्या है, इनेमल और जो जड़ें हैं उनके बीच का भाग है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिव भाग है। और यहाँ ऑक्जेंटिक ओडोंटोलॉजी है ना, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं क्या होती है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, डेंटिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और ये जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, हमने जो बात करी थी ना पल्प कैविटी की, इस पल्प कैविटी के चारों तरफ रहती है। यहां ये जो पल्प कैविटी है इसके चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। इस ओडोंटोब्लास्ट से आप एक नाम और याद रखिएगा कि जो दांतों का अध्ययन करती है, विज्ञान की जो शाखा, दांतों के अध्ययन से संबंधित जो ब्रांच है साइंस की, वो क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। इसके साथ साथ ही एक प्रश्न आता है कई बार कि जब यदि
जो हमारा मुंह है उसके पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाए, यदि पीएच कितनी हो जाए 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्या प्रारंभ हो जाता है, तो दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है, दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है यदि पीएच का मान क्या हो जाए 5.5 से कम हो जाए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप जब गांव में या कहीं भी शहरों में टंकियां वगैरह देखते हैं, जो सरकारी टंकी है पानी सप्लाई करने वाली, उसके ऊपर लिखा हुआ देखते हैं कि दांत पीले और हड्डी जाम, फ्लोरोसिस की है ये पहचान। तो एक रोग हो जाता है दांतों से संबंधित जिसका नाम क्या है, फ्लोरोसिस। और इस फ्लोरोसिस में परमानेंटली हमारे दांतों पर क्या हो जाता है, पीलापन सा आ जाता है। और इस पीलेपन के कारण हमारे दांत ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में से कट लग गए हो ना, दांतों के ऊपर टुकड़े से हो जाते हैं, जैसे चाय फट गई हो, दूध फट गया हो या चाय फट गई हो, चाय फटी हुई मान लेते हैं क्योंकि ऐसा पीलेपन सा दांतों के ऊपर परमानेंटली नजर आता है। क्योंकि यदि किसी और चीज की वजह से दांतों में आप साफ नहीं कर रहे हैं उस वजह से, या किसी भी वजह से हमारे दांत खराब है तो हम अगर साफ करवाएं तो ब्लीचिंग वगैरह करवाने से साफ हो जाते हैं, लेकिन यदि फ्लोरोसिस की वजह से हमारे दांत खराब है तो ब्लीचिंग करवाने से भी वो उतने सफेद नहीं हो पाते। अच्छा, एक रोग और है दांतों से संबंधित, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस जो रोग है, इस हेलिटोसिस रोग में आप इसको कोरिलेट कर सकते हो पाइलिया रोग से ना, पाइलिया दांतों से संबंधित रोग है। ये हेलिटोसिस होने का कारण पाइलिया भी हो सकता है। अब देखिए हेलिटोसिस में क्या होता है कि जो दुख होती है ना, या आप किसी के आसपास बैठते हो किसी व्यक्ति के हम आसपास बैठे या फिर वो हमारे पास अगर बोले तो हमें बड़ी दुख आती है, मतलब दुर्गंध महसूस होती है, अच्छी सी दुर्गंध आती है। उस दुर्गंध का कारण क्या हो सकता है, पाइलिया हो सकता है या फिर हेलिटोसिस रोग उसको कहा जाता है। दांतों की साफ सफाई नहीं रखना हो सकता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं उनका संक्रमण हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे एड भी आप देखते हो कि ताजा सांसें मिले। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें किसके बारे में थी, दांतों के बारे में। देखिए ग्रसनी से संबंधित दो तीन बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। एक तो ग्रसनी में जो ग्लोटिस नाम की संरचना होती है, ग्लोटिस, और एक होती है बुलेट, सॉरी, ठीक है। होता क्या है, हम पहले बुलेट के बारे में जानते हैं। ये जो बुलेट है ये आपका वही लावणी वाला बुलेट है, उससे आप इसको जोड़ लीजिए। बुलेट में क्या होता है कि बुलेट में नासा छिद्र जो है, जो नासा छिद्र और जो हमारे तालू का भाग है, जो हमारा तालू है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, कठोर तालू और कोमल तालू। तो जो आगे हमारे दांतों के आसपास का भाग है वो तो क्या कहलाता है, कठोर तालू, और दांतों के जो पीछे का हिस्सा है जहां से हमारे कंठे स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाता है, कोमल तालू। तो एक तो नासा छिद्र खुलता है और मुख गुहा के कोमल तालू से जो मुख गुहा है वो खुलती है, किसमें, बुलेट में। अब देखिए मैं आपको इन दोनों को शो करता हूं, साथ साथ पहले इसके बारे में जानते हैं। और जो ग्लोटिस है वो खुलता है इसोफेगस में, एक संरचना है इसोफेगस, उसमें खुलता है। और अब देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए जिसके ऊपर कलर नहीं है वो क्या है, आपका ग्लोटिस, और जिसके ऊपर ये नाम वगैरह छपे हुए हैं वो क्या है, आपके गुलेट। अब ये हमारी बॉडी में जो संरचना है वो यहाँ है, ऐसे दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, आगे पीछे है ना, लेकिन मैं तो आपको सामने बनाकर बताता हूँ। देखिए यदि हम इनको ऐसे मान ले, जबकि ये ऐसे है नहीं, मैंने आपको कहा दोनों कैसे हैं, इस प्रकार हैं, एक दूसरे के आमने सामने। होता क्या है, जब बकल कैविटी से हमारे मुख गुहा से, भाई एक तो मुख गुहा से भोजन ले सकते हैं हम, सांस भी ले सकते हैं, लेकिन नाक से, हमारे नासा छिद्र से काम क्या है, हवा को अंदर, वायु को अंदर लेना। तो जो ग्लोटिस भाग है वो क्या करता है कि जो नासा छिद्र है, नासा छिद्र से किस में डालेगा, ट्रेकिया की ओर डाल देता है वायु को। तो ये किस ओर जगह प्रदान करता है, ट्रेकिया की ओर। ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस,
ग्लोटिस। ठीक है, इस एपिग्लोटिस ढक्कन के बाद हम बात करते हैं किसकी? गुलेट की। तो जो हमने भोजन लिया है, भोज्य पदार्थ लिया है, वो कहां जाता है? इस गुलेट के माध्यम से भोजन नलिका में, ग्रास नलिका में, भोजन नलिका की ओर बढ़ जाता है। अब होता क्या, कई बार हम जब खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि सांस, जो हवा है, वायु है, उसके लिए क्या हो जाता है, ये एपिग्लोटिस का ढक्कन है वो क्या हो जाता है? बंद। इसीलिए जो भोजन के जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, वो किस में नहीं जा पाते? ट्रेकिया में, श्वसन नली में नहीं जा पाए। इसके लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है ढक्कन। लेकिन कई बार हम बोलते बोलते खाते हैं और कुछ पेय पदार्थ पी रहे हैं, पानी वानी, उस समय भी हम सांस भी अंदर ले लेते हैं, तो हमारा जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? पंप करते हैं हवा को बाहर की ओर, जो फूड पार्टिकल आए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और तब तक हमारी खांसी और जो है आ रही होती है हमें खांसी, वो तब तक बंद नहीं होती जब तक वो फूड पार्टिकल वहां से बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि उन्हें तो चाहिए एयर, और हमने घुसा दिया है बहुत कुछ अंदर, पानी वानी का लोटा या फिर जो भी हम पेय पदार्थ या जो खाने पीने का सामान हमने अंदर डाला है वो कहां चला गया है? हमारे लंग्स की ओर चला गया है। इसीलिए ये जो ढक्कन है एपिग्लोटिस, ये काम करता है क्या, कि जैसे ही हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे होते हैं तो इस ट्रेकिया को क्या कर देता है? बंद कर देता है। लेकिन हम जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में, जल्दबाजी जब करते हैं तो ढक्कन बंद हो रहा होता है, हम सांस ले रहे होते हैं, छोटा सा पार्टिकल भी यदि अंदर चला गया तो उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और भोजन कहा जाता है? भोजन नलिका में। तो यहां आप एक बात लिखेंगे इसके आगे कि ग्लोटिस क्या करता है? इसोफेगस से जुड़ा रहता है, और इसोफेगस किसमें खुलती है? श्वसन नलिका में। किसमें खुलती है? श्वसन नलिका में। ठीक है, और जब हम गुलेट की बात करें तो गुलेट से जो खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों को किस में ट्रांसफर किया जाता है? खाद्य पदार्थों को भोज्य नलिका में ट्रांसफर किया जाता है, जहां से वो कहां चले जाते हैं? हमारे अगले टॉपिक की ओर, आमाशय की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें, और थैंक यू फ्रेंड्स।